हेलो एवरीवन आउट देयर। आज कुछ बात है, आज कुछ खास है। इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पीछे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, ऑल द व्यूअर्स, ऑल टुगेदर। ये फॉर्मेलिटी से नहीं बोल रहा हूं, ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए फॉर्मेलिटी से जो भी काम किया जाता है वो समझ में आ जाता है, और जो आप होल हार्टेडली करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट काम करते हैं, वो भी समझ में आ जाता है। आज इस मॉडर्न एज में कोई भी इतना कम दिमाग नहीं है कि उसके लोगों के एक्सप्रेशंस ना समझ में आए, उसको लोगों का बॉडी लैंग्वेज ना समझ में आए, या फिर उसको लोगों के इंटेंशंस ना समझ में आए। देखिए हम एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में काफी एक्सपोज हो गए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ्स को काफी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम देखिए मेरा सिग्नेचर स्टाइल रहा है हेलो एवरीवन आउट देयर, राइट। और मैं ज्यादा मुस्कुराता नहीं हूं, और मैं ज्यादा यू मे से दैट एनर्जेटिकली, या फिर आप यूं से कह सकते हैं कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया या ऐसे कोई स्टफ्स में नहीं करता जिससे मैं आपको रिझाऊं। आपको रिझाना नहीं है, पढ़ाना है, राइट। रिझाना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है। आपको हमारे चैनल की तरफ अट्रैक्ट करना हमारा मकसद नहीं है, आपको हमारे चैनल पे सस्टेन करना हमारा मकसद है। देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, और 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और व्यूज भी हमारे पास काफी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट काफी आ रहे हैं, लाइक्स भी काफी हो रहे हैं, और लॉन्ग वीडियोस या फिर शॉर्ट्स दोनों जगह पर फरमाइश आनी शुरू हो गई है कि इस पर आप वीडियो बनाइए, इस पर आप वीडियो बनाइए। ये सचमुच में एक बहुत अच्छा अनुभव है। खैर, अब ये तो हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है। इंग्लिश में एक प्रॉपर हम बोलते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है। हम इसको एक कदम भी अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हमारा कंटेंट, हम कंटेंट से लबालब हैं, हम कंटेंट से भरे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये पहला भी कदम है, राइट। हाँ, यूं कह सकते हैं कि ये एक पुश है, एक अच्छा सा जर्क है हमारे लिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं, जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे हमें इस बात का एहसास हो सकता है कि हाँ, हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, हमारा कंटेंट एक्सेप्ट हो रहा है, लोग हमारे चैनल में रुचि दिखा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग यूट्यूब पर आए, एक बेहतरीन ट्रैक दे, एक नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करे और ठीक से पढ़ाए। मैं आपको आज के वीडियो में इंडो ऑक्सफोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। आपने बहुत बार लोगों में देखा होगा कि 2001 वो हमारा इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, जब ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम बोलते हैं। जरूरत हर इजाद की मां होती है। इन्वेंशन, जो शोध करते हैं आप, तो जरूरत हो तो शोध हो जाता है, रिसर्च हो जाता है, इजाद हो जाता है। मैंने आईटी सेक्टर में कुछ साल बिताए, इनफैक्ट अच्छा खासा वक्त बिताया। मैं एमएनसीज में था, मैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स में था। मैं उसके सारे डिटेल्स आपके सामने रिवील नहीं करना चाहूंगा। देखिए, जब मैं मल्टीनेशनल्स में था, जब मैं आईटी सेक्टर में था, आपको पता है कि आईटी सेक्टर की चकाचौंध कैसी होती है, लोग वहां पर कैसे होते हैं, और किस क्लास, किस स्टैंडर्ड और किस एजुकेटेड सेक्शन से लोग वहां पर आते हैं, इसका आपको ज्ञात है, इसका आपको नॉलेज है। वहां पर जाने के बाद, 3 साल काम करने के बाद, मुझे एक बात रियलाइज होने लगी कि जो फ्यूचर है, अगर हम ऐसे ही जॉब करते बैठेंगे, मैं ये कोई आपको फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, या फिर मैं आपको इंप्रेस करने के लिए मैं सुना रहा हूं, जो जिंदगी की हकीकत है मैं आपको सुना रहा हूं। टीचर होते हुए कम से कम मैं तो आपसे झूठ नहीं बोल सकता, या फिर टीचर होते कम से कम मैं तो आपसे ऐसी बातें नहीं कर सकता जो बेमायना हो, जो बेसलेस हो। वहां पर जाने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई कि यहां पर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी हाई है लोगों का, यहां पर लोगों का कम्युनिकेशन स्किल काफी हाई है, यहां पर लोग इंटरैक्ट करते हैं, यहां पर लोग अपने आप को ठीक तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, यहां पर लोग अपना प्रेजेंस साबित कर पाते हैं, टू मेक योर प्रेजेंस फील। लोगों का प्रेजेंस सचमुच में वहां पर फील होता है, लोगों का ड्रेसिंग सेंस सही है, लोगों का माइंडसेट काफी डेवलप्ड होता है। वो नहीं चाहते कि लाइफ में वो पीछे रहें, बैकवर्ड रहें,
वो जिंदगी के हर डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यूं बोल सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं, चाहे जो भी है वो दिखावा कर रहे हैं, वो सच है, वो अलग बात है। लेकिन एक इंसान को अपने जीवन में, अगर आपको कोई भी पब्लिक सर्विस देनी है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको किसी जॉब में बनना है, तो ये तो बनता ही है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज एनर्जेटिक होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, आप में अच्छे इंटरपर्सनल स्किल होने ही चाहिए, आप में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना ही चाहिए, राइट? आपके पास नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज होने ही चाहिए, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही चाहिए, आपकी थिंकिंग और दूसरों की थिंकिंग में फर्क आना ही चाहिए, और साथ में आप जो थिंक करते हैं आपको उसको प्रूव करने की काबिलियत आप में होनी ही चाहिए। तो इससे भी कई सारे स्किल्स हमारे अंदर चाहिए। तो वो रियलाइज होने के बाद 2001 में हम एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल में आ गए, जहां पे हमने एक वेल फर्निश्ड और एक वेल प्लान्ड, वेल डायरेक्टेड एम्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम है इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी। जब हम इस फील्ड में आए तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हर कोई होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हर कोई होता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर सचमुच में हमारा कंटेंट लोग देखेंगे इन द सेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी थी नहीं, ऑफलाइन क्लास से हम लिया करते थे, तो लोगों में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी इस बात का शक मुझे भी था। जब मैं पहली बार लोगों के सामने आया और जब मैंने पहली क्लास लेना शुरू किया तो मुझे लगा कि क्योंकि देखिए हम कोई ट्रेन्ड, मतलब हमारे पास कोई ऐसी जेओसीज या फिर हम ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आए जहां पर एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन, फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर आए कि पढ़ाते कैसे हैं। हम लोगों ने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, हम लोगों ने अपने जितने भी हमने चीजों को एब्जॉर्ब किया है, जो हमने अपनी जिंदगी में सीखा है, एनवायरमेंट से, बुक से, क्लासरूम से, एकेडमिक से, लोगों से, सरकमस्टांसेस से, सिचुएशन से, उसी का तो सब कुछ हम लेकर आए थे वहां पे 2001 में, और आज भी हम उसी के बलबूते पर ही हैं। नाउ 2001 में जब हमने शुरू किया तो हमने इस इंस्टीट्यूट को नाम दिया था इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी, लेकिन साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में यह पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां पर स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स, TOEFL, TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जब हमने पहली बार बोर्ड पे लिखा था वहां पे, तो हमारा एक जिला है जहां पे लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि ये क्या है, और क्या लैंग्वेज को सचमुच में इतना फॉर्मली सीखा जा सकता है। और खास करके हमारा देश काफी डाइवर्स है, आपको पता है, 6 लाख से ज्यादा गांव है, और हमारे जिले के आसपास काफी रूरल पॉपुलेशन होती है, और हमारे जिले में डेफिनेटली, जिले में तो एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जिले के आसपास बहुत सारी रूरल पॉपुलेशन होती है, और रूरल पॉपुलेशन शहर की तरफ आती है। तो जब हमारे शहर के लोग या फिर जो भी हमारे शहर के आसपास के लोग हैं, जब उन्हें 2001 में इस इनिशिएटिव को देखा तो कई लोग हमको पूछते थे कि आइल्स होता क्या है, ये टोफल होता क्या है, क्या कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, क्या अदर लैंग्वेज के स्टूडेंट भी इंग्लिश सीख सकते हैं, जबकि वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है ही नहीं। हमने, आपको बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, 6 महीने के अंदर इस बात को प्रूव करके दिखा दिया कि जो बच्चा एक नॉर्मल एकेडमिक्स या फिर एक नॉर्मल इंटेलिजेंस है, जो एक एवरेज बच्चा है, वो भी इंग्लिश बोल सकता है, और उसने इंग्लिश बोला। और धीरे धीरे हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता गया, और जैसे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही गौरव, ऑनर लाके देने वाली चीज है। लोगों में ऑनर आया हमारे लिए, लोगों को यह भरोसा हो गया कि हाँ यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ के एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद फिर हमारा भी भरोसा बढ़ा, और फिर आइल्स के लिए भी हमारे पास बच्चे आना शुरू हो गए, टोफल के भी, क्योंकि अवेयरनेस तो बढ़ती है, और फिर हमने अवेयरनेस को बढ़ाया भी हमारे जिले में। उसके बाद आइल्स आया, फिर टोफल आया। तब तो पीटी हम नहीं पढ़ाया करते थे, ओईटी भी हम नहीं पढ़ाया करते थे, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हम पहले नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत भी नहीं थी, और पीटी तो 2001 में आया भी नहीं था, वो हाल ही में इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट। तो फिर हमने पीटी भी पढ़ाना शुरू किया, ओईटी भी पढ़ाना शुरू किया। देन आज देखिए, इसका अगर मैं कहता जाऊंगा तो बहुत लंबा चलेगा ये, लेकिन आज मैं आपको प्राउडली बता सकता हूं, आईटी सेक्टर जैसे कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऑरेंज टेक्नोलॉजीज है, माइंडट्री है, डिलॉइट है, टेक महिंद्रा है, और आप लगभग
आप किसी भी आईटी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आज हमारे स्टूडेंट वहां पर एक बेस्ट पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स उन्होंने हमसे सीखा, एनालिटिकल स्किल्स उन्होंने हमसे सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने हमसे सीखे, उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमसे सीखा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट हमसे सीखा, प्रोनाउंसिएशन है, टोन है, वॉइस है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हैं, एमएनसी एटिकेट्स हैं, इंटरव्यू स्किल्स हैं, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, डायलेक्ट है, डिक्शन है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सिखाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दो अलग अलग बातें हैं। देखो, मोटिवेट किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन इंस्पायर आप खुद होते हैं। हमने मोटिवेट किया भी, बच्चे इंस्पायर हुए भी, और आज इंडिया के ही नहीं, मैं आपको बता सकता हूं फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो बहुत सारे, लंदन में, इनफैक्ट यूके में, साइप्रस में, और मिडिल ईस्ट में दोहा है, जद्दा है, शारजा है, अबू धाबी है, और कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सेंट्रल एशिया में हमारे स्टूडेंट्स आज मौजूद हैं। इनफैक्ट एक वाइब्रेंट बैंड, एक बहुत बड़ा बैंड हमारे स्टूडेंट्स का वहां पर मौजूद है, उनका प्रेजेंस है वहां पे, और वो आज भी कनेक्टेड हैं। आप यूं मानकर चलिए कि आज भी यूएस क्लाइंट्स के लिए, मान के नहीं, आप 100% इस बात को खातरी श्योर होके चलिए कि आज भी पर्सनालिटी मैनेजमेंट इतने लेवल पे बढ़े जाने के बाद भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हैवलेट पैकर्ड में, या फिर डेलोइट में, या फिर हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलकॉम में हैं, राइट, और बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स में हैं, नॉन आईटी सेक्टर्स में हैं, बैंकिंग में हैं, एचडीएफसीज में हैं, आईसीआईसीआई में हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हैं, एसबीआई में हैं, राइट। आज भी वो हमसे पर्सनल टिप्स लेते हैं और वो आज भी वेल कनेक्टेड हैं। उनका एक ही मानना है कि जो हमने सीखा आपसे, वहां से हम यहां तक तो आ गए, लेकिन वहां पे बने रहने के लिए भी हमें आपकी जरूरत है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, राइट। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स आज आईटी और बैंकिंग की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो आज इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज भी चला रहे हैं, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो स्कूल्स चला रहे हैं, वो डे केयर सेंटर्स भी चला रहे हैं, राइट। तो वो बहुत सारे प्रोफेशंस में, डिफरेंट प्रोफेशंस में, नर्सिंग में हैं, नर्सिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने, अब देखिए आईआईएम्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईआईटीज में हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप लगभग भारत का कोई भी एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वहां पर हमारे स्टूडेंट्स का अच्छे खासे पैमाने पर मौजूदगी वहां पर है। बहुत खुशी होती है, बहुत ऑनर होता है, क्योंकि मां बाप के बाद सच्चे खुश होने वाले या फिर सेल्फलेसली खुश होने वाले टीचर्स ही होते हैं, जो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि, देखिए, मां बाप जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, टीचर्स भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, इसलिए टीचर्स को हम मां बाप का दर्जा देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होते टीचर्स को। और एट द सेम टाइम जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जब हमने हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आए, तो यू मे नॉट बिलीव, बट कई सारे हजार एसएमएस हमारे पास आए, और उन्होंने हमें कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे, उन्होंने अपने वीडियोस हमारे पास भेजे, जो सही वक्त आएगा तो हम उनके वीडियोस आपको दिखा भी देंगे, वो अलग बात है। सबसे पहले इंडो ऑक्सफोर्ड का एम क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, उसके बारे में एक 5 मिनट बात करना चाहूंगा। देखिए, यहां पर ये बहुत कम है, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना लंबा मैं बोल नहीं सकता, संक्षिप्त, प्रिसाइज, या फिर थोड़े से शब्दों में मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। देखो, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग फियर, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है। देखिए, डर जो होता है ना, वो ज्ञान को खा जाता है। एक बात है, जहां नॉलेज है वहां फियर नहीं हो सकता, और जहां फियर है वहां नॉलेज नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पे आप देखते होंगे, वहां पर बेयर ग्रिल्स जो हीरो है उस फिल्म का, आप देखते हैं कि वो किसी भी अनजान से बियाबान, जंगल, या फिर ऐसे कई सारे कठिन क्षेत्रों में हो जाता है, और कहीं भी जाता है और वो किसी सुराख में हाथ डाल देता है, वो कुछ भी खा लेता है उठा के। मान लीजिए, मैंने कई बार देखा है कि एक सुराख के अंदर डायरेक्ट हाथ डाल देता है और फिर उस जानवर को बाहर निकाल लेता है। अगर मैं आपसे ऐसा करने के लिए कहूं, जैसे आप भी उस सुराख में कुछ हाथ डाल के किसी जानवर को बाहर निकालिए, क्या आप में और मेरे में ये एबिलिटी होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन बेयर ग्रिल्स को ज्ञान है। उसे पता है इस तरह के सुराख कौन से जानवर बनाते हैं, कौन सा प्राणी बनाता है, वो प्राणी अंदर मौजूद है या नहीं है। वो उसके पैरों के निशान भी देख सकता है, वो उसके आसपास का एनवायरमेंट देखकर पहचान सकता है कि वो प्राणी अभी फिलहाल तो सुराख में है या नहीं है। क्या मैं ये कर सकता हूं? इसीलिए उस सुराख में हाथ डालने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। जहां नॉलेज नहीं है वहां फियर होता है, और जहां फियर है वहां नॉलेज कभी नहीं हो सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं किसी सिस्टम के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी जगह सही है और हमें कोई हक या इख्तियार नहीं कि हम किसी सिस्टम पर हाथ उठाएं। लेकिन एक बात जो हमें देखने के लिए मिलती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखने के लिए मिलती है, कि एक स्टूडेंट हमारे पास आता है जो 2 साल LKG UKG करता है, 10 ईयर्स वो 1 to 10 तक जाता है, 12 साल डिग्री करता है तो 3 साल 15 साल, इंजीनियरिंग करता है तो 16 साल, मेडिकल करता है तो 17-18 साल लग जाते हैं। आप उस स्टूडेंट को जो 17-18 साल फॉर्मल स्कूलिंग कॉलेज गया है, आप उसको बोले कल तुम्हारा इंटरव्यू है, पर इंटरव्यू कहां है, बस हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है। मुझे बताइए कि 18 साल में आपका डर नहीं गया? 18 साल में आपका डर नहीं गया, तो आपने 18 साल वहां पर किया क्या? am I right or wrong? अगर 18 साल तक आपका डर नहीं गया तो आपने वहां पर किया क्या? देखिए, डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डर इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज। एब्सेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ना होना या नॉलेज का कम होना, ये डर पैदा करता है इंसान के अंदर, राइट? देखिए, अगर आप एक 20 साल के व्यक्ति हो और अगर कोई एक 10 साल का बच्चा है, तो वो जिस बातों से डरेगा उस बातों से आप नहीं डरोगे। आप 20 साल के, आपके माता पिता 50 साल के हैं, तो आप जिस बातों से डरते हैं, आपके माता पिता उस बातों से नहीं डरते। तो इस दुनिया में डर होता है क्या? डर का वजूद है क्या? डेफिनेटली नहीं है। डर का वजूद नहीं है दुनिया में। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फियर, राइट? फिर डर होता कैसे है? डर हर किसी का इंडिविजुअल होता है। मेरा डर मेरे को है, तो मेरा डर मेरे को है, तो मुझे जो नॉलेज नहीं है, फिर जिस बारे में मुझे नॉलेज कम है, उस बात का डर है मेरे को, राइट? तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश का डर पूरी तरह से स्टूडेंट से निकल जाए। यह हमारा सबसे पहला मिशन है कि बच्चों का डर निकल जाए। गलत सही वो देख लेंगे, थोड़ा गलत होता है, थोड़ा सही होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट? लर्निंग इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। गलती करना आपका हक है और उसे सही करना हमारा कर्तव्य है। डर अगर निकल गया तो बात खत्म। लेकिन डर निकलेगा कब? जब ज्ञान बढ़ेगा, जब नॉलेज बढ़ेगा तो डर घटेगा। इंग्लिश के बारे में हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसलिए आए हैं क्योंकि इंग्लिश के लिए लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, ग्रेजुएट्स में, अंडर ग्रेजुएट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट्स में, कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल में, जो भी काम कर रहे हैं और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अंदर डर ना रहे किसी चीज को लेकर, और यही हमारा सबसे मेन मोटो है, राइट? मैं आपको एक बात सुनाता हूं कि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान को एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन, जैसे हम एजुकेशन बोलते हैं तो हमें लगता है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हमें लगता है कि कोई एग्जाम देना है, टेस्ट देना है। एजुकेशन वो नहीं होता, वो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, वो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। लेकिन आपका रियल एजुकेशन होता है, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एजुकेशन में, या फिर आप जो चीज कहलाती है कि आप एजुकेटेड हो, वो होता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपको अगर मैं सिर्फ वर्ड से समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक चरवाहा था, वो अपने बकरियों के झुंड को लेकर एक जंगल में गया। शाम में अपने सारी बकरियों को लेकर तो वो घर चला गया, लेकिन एक बकरी और एक बकरी का मेमना जंगल में ही रह गए। और जब तक चरवाहे को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि मेरे एक बकरी और बकरी का मेमना छूट गया है, तब तक रात हो चुकी थी। चरवाहा रात को जंगल में नहीं आ सकता था क्योंकि जंगल में आना खतरे से खाली नहीं था। वहां पर मेमना बकरी से कहने लगा कि मां, कल का सूरज तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतने घने जंगल में जानवर हमें खा जाएंगे। तो मां ने बोला, देखो, जब तक जिंदा हैं तब तक दिमाग चल रहा है, और जब हम ही नहीं है, जब खा ही जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो जब तक दिमाग चल रहा है तब तक तो हम अपनी व्यवस्था करते हैं। इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी? तो मेमना बोला, जंगल में सुरक्षित जगह होती कैसी है मां? वो बोले कि नहीं होती है, वो होती है शेर की मांद, शेर की गुफा। अब रात में शेर तो शिकार पर निकल चुका था, बकरी और बकरी का बच्चा जाके सीधे गुफा में चले गए।
लेकिन जाते उन्होंने एक बंदर को उनको जाते हुए एक बंदर ने देखा, और रात तो ऐसे ऐसे वैसे कट गई, लेकिन जब शेर राजा सुबह में मान में जाने को बस मान के पास ही थे, वहां पर एक ऊपर बंदर बैठा था और उसने बोला, अरे शेर भाई, शेर खान जी, आप अंदर जाइए, आपके लिए तो बिल्कुल एक बेहतरीन नाश्ता इंतजार कर रहा है। तो शेर ने बोला, कौन? उसने बोला, बकरी है और बकरी का मेमना है अंदर। तो थिंग इज दैट के शेर जैसे अंदर आया तो मेमना जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला, शेर मामा आ गए, शेर मामा आ गए, हम शेर को नोचेंगे, फाड़ेंगे, उसका खून खून चूस लेंगे। तो शेर की तो बैंड बज गई, डर लग गया उसको। वो बाहर आया, उसने बोला बंदर को, अरे कौन है अंदर? उसने बोला, अरे नहीं, बकरी बकरी का मेमना है। उसने बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, तो इधर आ। तो अब उसने बोला कि तू बंदर, तू आगे चल, मैं तेरी पूंछ पकड़ के पीछे आता हूं। शेर इतनी बुरी तरह से डर गया, तो बंदर आगे आगे, अब शेर पीछे पीछे। तो जैसे ही बंदर को देखा मेमने के बच्चे ने, तो मेमने का बच्चा और बकरी चिल्लाने लगे। हमने बोला था ना, अगर शेर खान हमारी आवाज को डरकर या हमारे शब्दों से डरकर भाग गए तो बंदर मामा लेकर आएंगे। बंदर मामा उनको लेकर आ रहे हैं, बंदर मामा उनको लेकर आ रहे हैं। शेर और बंदर दोनों ही फरार। अब मुझे यहां पर एक बात बताइए कि उन्होंने कौन से बुक से, कौन से क्लास से, कौन से यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया था कि वो अपने क्राइसिस, वो अपने जिंदगी को बचा पाए, राइट? इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके आंखों के सामने कोई ऐसा हाथ मारे तो आप पलके झपकेंगे या नहीं झपकेंगे? डेफिनेटली, राइट? उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस। नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक है? आपके ऊपर कोई अगर ऐसा हाथ उठाए तो आप जनरली ऐसे करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बात बताना चाहूंगा कि एजुकेशन ना स्कूल से शुरू होती है, ना कॉलेज से शुरू होती है, और ना कहीं और से शुरू होती है। एजुकेशन 100% शुरू होती है यहां से, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक आप अपने पावर को रियलाइज नहीं करते, और आपके पावर को आपको कोई रियलाइज नहीं करवाएगा। देखिए, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, इंस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन आपके पावर को आपको रियलाइज करना पड़ता है। और आपके पावर को रियलाइज कराने के लिए कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई हालात हो सकते हैं, कोई एनवायरमेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, आपके पैशन हो सकता है, आपका डिजायर हो सकता है। इनमें से कुछ नहीं है तो हम इंसान ही क्यों हैं? हम तो सिर्फ आ रहे दिन, भर रहे पेट, जा रहे दिन, आ रहे दिन, भर रहे पेट, जा रहे दिन, सिर्फ इसलिए पैदा हुआ, राइट? आपको देखिए, यहां पर बकरी अपने मेमने को और खुद को कैसे बचा पाई? उसने पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का उपयोग किया। उसने बोला कि देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सोच सकती हूं, और जब तक मैं सोच सकती हूं तब तक मैं जिंदा हूं, राइट? तो उसने सोचा, उसको अपने पावर्स का रियलाइजेशन आ गया। उसने बोला कि हर जंग हथियारों से नहीं जीती जाती, हर जंग गोला बारूद से नहीं जीती जाती, लेकिन हर जंग आपकी अच्छी समझ से, आपके पावर्स को रियलाइज करके। देखिए, कभी किसी को मार के बहादुर बनना पड़ता है, कभी चुप बैठ के बहादुर बनना पड़ता है, कभी बोल के बहादुर बनना पड़ता है, कभी इग्नोर करके बहादुर बनना पड़ता है, कभी सह के बहादुर बनना पड़ता है, तो कभी वार करके बहादुर बनना पड़ता है। हम जनरली इसके लिए 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं: साम दाम दंड भेद। हम बोलते हैं साम दाम दंड भेद। जहां जैसा है उस माहौल के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप अपने आप को ढालते हो, आपके पास अडेप्टेबिलिटी है, तो आपको पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। और अगर आपको पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो बस आप एक पुअर पर्सनालिटी हो, आप एक अंडर डेवलप्ड पर्सनालिटी हो। जैसे मैल नॉरिश्ड बेबी होता है, जैसे कुपोषित बच्चा होता है, वैसे आपका दिमाग भी कुपोषित या मैल न्यूट्रिशनड ब्रेन कहा जाएगा, राइट? तो इंडो ऑक्सफोर्ड आपके पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को इनहैंस करने के लिए है। देखिए, चाहते ना चाहते दुनिया का सारा जो डेटा है वो अवेलेबल है इंग्लिश में, तो आपको चाहते हुए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, राइट? मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस इंग्लिश में, इंजीनियरिंग इंग्लिश में, लॉ इंग्लिश में, फार्मेसी इंग्लिश में। आपको अगर एमबीए करना है इंग्लिश में, लॉ, अगर आपको कोई कंप्यूटर एग्जाम देना है तो उसके लिए जनरल इंग्लिश में। सर, उसके लिए हमारे पास आजकल रीजनल लैंग्वेजेस है ना, वो आपको जानते ही हैं उसका महत्व कितना है, राइट? अगर आपको कोई कल इंटरव्यू फेस करना है तो वो इंग्लिश में है। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने पड़ेंगे? वो इंग्लिश। मैगजीन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? वो इंग्लिश, राइट?
आपका बायोलॉजी इंग्लिश, जूलॉजी इंग्लिश, आपका फिजिक्स इंग्लिश, आपका केमिस्ट्री इंग्लिश, आपका लॉ इंग्लिश, हर चीज इंग्लिश में ही है, राइट? तो आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, यहां तक आप इंग्लिश को नहीं रख सकते। इंडो ऑक्सफोर्ड आया ही है ताकि आपकी इनहैंसमेंट हो, ताकि आपको इंग्लिश कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कितनी डाइवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज की, वो सारी डाइवर्सिटी को कंसोलिडेट करके आपको पेश करने के लिए इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट यहां पर आया है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम अगर आए हैं तो ये सब कुछ कैटर करने के लिए आए हैं। खास करके कोविड के बाद हमने इस बात को रियलाइज किया, क्योंकि कोविड का असर तो हमारे ऊपर भी हुआ, उससे पहले हम ऑफलाइन क्लासेस लिया करते थे, लेकिन हमने कोविड के तुरंत बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया नहीं। हमने एक ठीक से रिसर्च किया, हमारी टीम ने, हमने मिलकर एक रिसर्च किया। हमने करीब करीब 1 महीना, 1.5 महीना, सॉरी 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक हमने इसके ऊपर रिसर्च किया। और क्योंकि आप अगर एक रिसर्च नहीं करते हो, देखो इंग्लिश में हम एक प्रॉवर्ब बोलते हैं कि आप इसको पढ़िए, फेलिंग टू प्लान इज planning to fail, right? Failing to plan is planning to fail. अगर आप नीति बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आप नाकामयाब होने की ही नीति बनाते हैं। अगर आप नीति बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं, अगर आप प्लान बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आप नाकामयाब होने के लिए ही प्लान बनाते हैं। उसी तरह से हम फेल नहीं होना चाहते हैं। हम फेल, क्योंकि इतना सारा बैकअप है हमारे पास एक्सपीरियंस का, इतना सारा स्टूडेंट कैशे है, इतने सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं, इतना सारा एजुकेशन हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, इतने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इतना ऑनर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, लोग बहुत इज्जत भरी नजरों से देखते हैं, तो हम बिना रिसर्च के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकते हैं? हमने देखा कि यूट्यूब पे कौन कौन क्या क्या दे रहा है। देखो, जो दे रहा है बेस्ट दे रहा है, उनके लिए हमारी वेल विशेस, हम उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं इसका रिसर्च हमें चाहिए ना। हम क्या दे सकते हैं, राइट? अगर मान लीजिए कि हमें यही पता नहीं कि हमें कैटर क्या करना है, अगर हमें यही पता नहीं कि देना क्या है, तो हमारा रिसर्च ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहां पर आकर? इसलिए हमने अच्छा खासा रिसर्च किया, हमने देखा कि कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर हम बेस्ट सर्व कर सकते हैं, और हमें जब हमारा रिसर्च के बाद हमारे एनालिसिस आए, उस पर हमने काम करना शुरू किया, और उस वक्त हमने लॉन्च किया इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी को। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और थैंक यू वंस अगेन, लेकिन साथ में एक बार आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स का कम्युनिकेशन स्किल्स चैनल भी लॉन्च बस होने ही वाला है। इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चैनल बन रहा है, जहां पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं उसको बताएंगे। लैंग्वेज एक अलग बात है और कम्युनिकेशन स्किल एक कंप्लीटली अलग बात है, क्योंकि अगर आपके पास लैंग्वेज कितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स को लैंग्वेज माना जाता है और लैंग्वेज को ही कम्युनिकेशन स्किल्स माना जाता है। कोई अच्छा बोलता है तो बोलते कि यार उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। नो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक टोटली डिफरेंट पार्ट है और लैंग्वेज एक टोटली डिफरेंट पार्ट है, राइट? देखिए, एक था रोहित और एक था अमोल। रोहित और अमोल एक ही बार एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन हुए, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और लगभग दोनों भी एक ही डेजिग्नेशन पे ज्वाइन हुए। लेकिन 2 साल के बाद रोहित का प्रमोशन हो गया, लेकिन अमोल का प्रमोशन नहीं हो पाया। दोनों के क्वालिफिकेशन सेम, लगभग दोनों के डेजिग्नेशन सेम, दोनों की सैलरी भी सेम और दोनों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम था। लेकिन रोहित का प्रमोशन हो गया, लेकिन अमोल का प्रमोशन नहीं हो पाया। अमोल ने सोचा कि 1-2 महीने के बाद मेरा प्रमोशन होगा, लेकिन बॉस ने जब 2 साल के बाद उसको कोई तरक्की नहीं दी, उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, तो अमोल सीधा डायरेक्टर के पास गया और उसने बोला कि सर मैं रिजाइन करना चाहता हूं। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्यों रिजाइन करना चाहते हो, रीजन तो पूछेगा वो। उसने बोला कि आपने रोहित को प्रमोशन दे दिया, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं दिया। हम इक्वली क्वालिफाइड हैं, हमारे इक्वल मार्क्स हैं, हम एक ही डेजिग्नेशन पे ऑलमोस्ट ज्वाइन हुए, यहाँ पे हमारी सैलरी भी एक ही है, हमारे इंक्रीमेंट भी हुए, लेकिन प्रमोशन उसको मिला। मैंने सोचा 2 महीने रुक जाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैं नाराज हूं आपसे और मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो उसने, डायरेक्टर ने बोला अरे कोई बात नहीं अमोल, एक काम करो आप बैठो, और तुरंत उसने रोहित को अपने केबिन में बुलाया। रोहित भी आया
अपने केबिन में, और रोहित और अमोल आसपास आजू बाजू बैठे हुए थे, लेकिन अब दूसरों को ईर्ष्या भरी नजर, अमोल रोहित को ईर्ष्या की नजरों से देख रहा था, क्योंकि आपने थ्री इडियट्स का डायलॉग तो सुना होगा कि दोस्त जब कामयाब हो जाता है तो खुशी होती है, लेकिन दोस्त जब बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है तो जलन होना शुरू हो जाती है। तो अमोल को रोहित से जलन होना शुरू हो गई थी, तो वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन बॉस ने अमोल को बोला, अमोल एक काम करो कि तुम थोड़ा नीचे जाओ, उनको ऑफिस चौथे पांचवें माले पर था, तुम नीचे जाओ और आप ये देखो कि आसपास तरबूज का क्या रेट है, आप जाओ और मुझे बताओ कि तरबूज का क्या रेट है। तो अमोल सीधे गया और नीचे बस ऑफिस के ऑपोजिट में एक आदमी तरबूज बेच रहा था, वो 5 मिनट में वापस आ गया और बोला कि सर तरबूज का रेट 20 रुपए किलो है, राइट। तो उसने बोला ठीक है अमोल, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप बैठ जाओ। रोहित को उसने बोला, रोहित आप थोड़ा तरबूज का रेट पूछ कराओ। तो रोहित गया, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रोहित लौटा ही नहीं। 25-30 आधे घंटे के बाद जब रोहित लौटा तो अमोल ने बॉस की तरफ देखा, बोला देखो तुम्हारा प्रॉम्प्ट एम्प्लॉय देखो कैसा है। तो डायरेक्टर ने पूछा रोहित से, रोहित देर क्यों हो गई? उसने बोला सर मैं ऑफिस के सामने गया, वहां पर एक आदमी था जिसका नाम मारुति था, वो 20 रुपए किलो से तरबूज बेच रहा था। मैंने सोचा कि एक 100 मीटर्स में लेफ्ट में वॉक करूं, वहां पर मैं गया, वहां पर एक हबीब भाई थे, उनके पास भी तरबूज ने पूछा, लेकिन उनके पास 18 रुपए वाला तरबूज था जिसकी क्वालिटी ये थी, और जो इस फार्म से लाए थे, जो मारुति हमारे ऑफिस के सामने वो उस फार्म से बेच रहा है, उसकी वैरायटी ये है। लेकिन मैंने सोचा कि फिर 100 मीटर में थोड़ा इधर भी जाता हूं, तो वो वहां पर भी गया और उसने वहां पर भी एक तरबूज देखा, वहां की क्वालिटी भी देखी, वहां का सैंपल भी लिया, वहां का रेट भी पूछा। फिर इतना सब करने के बाद वो होलसेल मार्केट गया, जहां पे 4-5 अलग अलग नमूने के तरबूज उसने देखे, उसके पीसेस को कट करवाया, उसको ठीक से पैक करवाया, उसके साथ जो भी मसाला लगता था वो भी मसाला वो लेकर आया और बॉस के सामने सारे जो सैंपल से रख दिए, और बॉस को बोला कि बॉस आप टेस्ट करके देखिए, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो तरबूज में ले आऊंगा, और आपको पर्सनल खाने के लिए चाहिए या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी ऑर्डर है, आपको ये तरबूज किस लिए चाहिए आप बताइए मुझे, ताकि मैं आपका रिक्विजिशन या फिर ताकि मैं आपका जो भी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर सकूं। अमोल ने चुपचाप मुंह बंद कर लिया और वो अपने केबिन में काम करना चला गया। बॉस को सॉरी बोला और बोला कि नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ये होता है पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज नहीं होती, आपको एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, आपकी जो सोच है उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, वेरियस डायमेंशंस में आपको थिंक करना पड़ता है, आपको क्राइसिस को हैंडल करना पड़ता है, आपको क्राइसिस को मैनेज करना पड़ता है। क्राइसिस को हैंडल करना अलग बात है, क्राइसिस को मैनेज करना अलग बात है। आपको रिसोर्सेस को समझना पड़ता है, रिसोर्सेस को मैनेज करना पड़ता है, मिनिमम रिसोर्सेस में से मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ता है, नए नए रिसोर्स को जनरेट करना पड़ता है, आपको इनोवेटिव होना पड़ता है, राइट। आपको एनालिटिकल स्किल आपके डेवलप्ड होने पड़ते हैं, आपका स्पैटियल एबिलिटी अच्छा होना पड़ता है, आपका इंटेलेक्चुअल क्वोशंट अच्छा होना पड़ता है, आप काफी रैशनल होना बहुत जरूरी है, आपका इमोशनल क्वोशंट अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, आप काफी एमिकेबल होने चाहिए, आप प्रैग्मेटिक होने चाहिए, सुलझे हुए इंसान होने चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको हाँ और ना बोलने आना चाहिए, आप सस्टेनेबल होने चाहिए, आप रिलायबल होने चाहिए, आप डिग्निफाइड होने चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड मतलब क्वालिफिकेशन वाइज नहीं, एजुकेटेड मतलब मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन का मतलब बकरी, राइट। आपको क्राइसिस में आपका दिमाग काम करना चाहिए, उसको बोलते हैं एजुकेटेड। विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल स्वभाव से बिहेव करना, उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं, राइट। ऐसे वैसे एजुकेशन तो कोई भी ले लेगा। इस टोटल प्रोग्राम में लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल रिलायबल है और हम बहुत सारा डेटा कैटर करने वाले हैं। हमको इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आके बहुत गिने चुने अराउंड 40-45 दिन हो गए। उसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रिएट करना कोई मामूली बात नहीं थी और हमने कर दिखाया है, लेकिन इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। इसका क्रेडिट सबसे पहले हमारी टीम और आपको जाता है कि आपने उस ट्रस्ट फैक्टर को हम पर इंपोज किया। साथ में नए चैनल कम्युनिकेशन स्किल्स विद IOI जल्दी ही खुल रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उससे भी बहुत सारी चीजें सीखिए। अपार डेटा आएगा, बहुत सारा डेटा आएगा। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आपसे कि बी फियर फ्री, दैट इज रियल एजुकेशन। अगर आपको डर नहीं है तो ही आप सही मायने में एजुकेटेड हैं, और अगर आपको एजुकेटेड होने के बावजूद भी डर है तो देखिए मुझे एक बात बताइए,
कि अगर कोई स्कूल नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वही आजकल लीडर है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, राइट, जो लोग अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर ही डर है। क्यों? उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। क्योंकि आप पढ़ लिख तो गए, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं बने। आप क्वालिफाइड बन गए, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं बन सके, क्योंकि आपको पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अभी बहुत कुछ बताया। वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे डायनामिक्स, वो सारे गुण, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर नहीं है, तो डर रहेगा। जुड़िए इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट के साथ, राइट, और थोड़ा सा हमें समय दीजिए, आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होंगे। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू।